दोस्तों, मित्रों, छात्र छात्राओं, आज हम लोग ब्रजभाषा पर बातचीत करेंगे। खास तौर से मध्यकाल में जो ब्रजभाषा का साहित्यिक रूप है, उसका जो विकास हुआ है, उस पर बातचीत करेंगे। यह भाषा ब्रजमंडल की भाषा है। गंगा और यमुना नदी का दोआब आर्यों की पवित्र यज्ञ भूमि होने के कारण अंतर्वेद कहलाता है। इसी कारण ब्रजभाषा को अंतर्वेदी भाषा भी कहते हैं। ब्रज का पुराना अर्थ पशुओं और गौओं का समूह या चरागाह आदि है। पशुपालन की प्रधानता के कारण कदाचित यह क्षेत्र ब्रज कहलाया और इसी आधार पर इस क्षेत्र की बोली को ब्रजभाषा कहा जाने लगा। इसका विकास सौरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। अगर आप ये जानना चाहें कि यह भाषा कहाँ बोली जाती है, कौन सा इलाका है देश का, तो जो आदर्श केंद्र है भाषा का वह मथुरा है। यदि ब्रजमंडल का केंद्र मथुरा माना जाए तो दक्षिण में ब्रजभाषा आगरा, भरतपुर के अधिकांश भाग, धौलपुर, करौली, ग्वालियर के पश्चिमी भाग तथा जयपुर के पूर्वी भाग में बोली जाती है। उत्तर पूर्व में जो दोआबा है उसका जो हिस्सा है बुलंदशहर, अलीगढ़, मैनपुरी, हटा तथा गंगा पार के बदायूं, बरेली और नैनीताल की तराई में यह भाषा बोली जाती है। इस भाषा की जो बोलियां हैं, सच पूछिए तो मथुरा, अलीगढ़ तथा पश्चिमी आगरे की जो ब्रजभाषा है वह एक तरह से आदर्श ब्रजभाषा है। अलीगढ़ के उत्तर में बुलंदशहर है, जहाँ की भाषा में खड़ी बोली का अत्यधिक मिश्रण है। ध्वनि बदलती है, खासकर औ प्रत्यय ओ में परिणत हो जाता है। मसलन चलियो चलियो। नैनीताल की तराई में ब्रजभाषा एक मिश्रित भाषा धारण कर लेती है, जिसे भुक्शा कहा जाता है। पूर्व की कन्नौजी में अंतर्भुक्त होने वाली ब्रजभाषा को अंतर्वेदी कहते हैं। ग्वालियर के उत्तर पूर्व के कोने में धौलपुर के सामने सिकड़वाड़ राजपूतों के कारण यहाँ की ब्रजभाषा सिकड़वाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। करौली के मैदान की तथा चंबल पार की बोली जादव राजपूतों के कारण जादव वाटी कही जाती है। इसके अलावे भरतपुरी, डांगी, माथुरी उपबोलियां भी मौजूद हैं। सामान्य तौर पर इसका जन्म 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। साहित्यिक ब्रजभाषा के सबसे प्राचीनतम उपयोग के प्रमाण महाराष्ट्र में मिलता है। महानुभाव संप्रदाय के 13वीं सदी के अंत में संत कवियों ने इसका इस्तेमाल किया था। दूर दक्षिण में तंजौर और केरल में भी ब्रजभाषा की कविताएं मिलती हैं और वहाँ के लोगों ने कविताएं लिखी हैं। सौराष्ट्र और कच्छ में ब्रजभाषा काव्य की पाठशाला चलाई गई थी। बंगाल और असम में इस भाषा को ब्रजबोली नाम दिया गया था। गुरु गोविंद सिंह के दरबार में ब्रजभाषा के कवियों का बहुत बड़ा वर्ग था। ब्रजभाषा में ही प्रारंभ में हिंदी काव्य की रचना हुई है। ज्यादातर भक्तिकालीन और रीतिकालीन कवियों ने ब्रजभाषा में रचना की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में सही लिखा है कि गीति काव्य की रचना के लिए ब्रजभाषा का व्यवहार सर्वव्यापी था। जो निर्गुणपंथी संत कवि उपदेश की भाषा खड़ी बोली में आधारित सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग करते थे, वे भी गेय पदों की रचना के लिए ब्रजभाषा का प्रयोग करते थे। प्रारंभिक ब्रजभाषा अपभ्रंश से बहुत प्रभावित है। उस वक्त ब्रजभाषा अपभ्रंश से मुक्त होने का एक तरह से प्रयास कर रही थी। हेमचंद्र के व्याकरण में इसके पूर्व रूप सुरक्षित हैं।
हेमचंद्र के व्याकरण में उद्धृत दोहों तथा देशी नाममाला में संग्रहित शब्दों में से ब्रजभाषा के शब्दों में अद्भुत साम्य है। मसलन फग्गु आग, चोटी चोटी, अच्छ आछे। ब्रजभाषा के पूर्व रूप प्राकृत पैंगलम, संदेश राशक, रनमल छंद और रनमल छंद श्रीधर व्यास की किताब है में मिलते हैं। इसके अलावे उक्ति व्यक्ति प्रकरण, कृतिकलता, पृथ्वीराज राशो, अग्रवाल कवि का पद्म चरित्र, विष्णुदास की महाभारत कथा, रुक्मिणी मंगल, स्वर्गारोहण, स्नेह लीला, मानिक की बैताल पचीसी, छिताई वार्ता में ब्रजभाषा के रूप उपलब्ध है। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने सही लिखा है कि ब्रज की वंशी ध्वनि के साथ पदों की अनुपम झंकार मिलाकर नाचने वाली मीरा राजस्थान की थी, नामदेव महाराष्ट्र के थे, नरसी गुजरात के थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र भोजपुरी भाषा क्षेत्र के थे। पूर्व में बंगाल के कवियों ने भी ब्रजभाषा में कविता लिखी है। ब्रजभाषा के एक महत्वपूर्ण कवि भिखारी दास ने कहा है, ब्रजभाषा हेतु ब्रजवास ही न अनुमानो, ऐसे ऐसे कविन की बानी हूं सो जानिए। इसकी विशेषताएं क्या है? आप देखें, इसकी पहली विशेषता है, यहाँ ब्रजभाषा में अकारण अनुनासिकता की प्रवृत्ति मिलती है। जैसे कह, मह, अंधार। मूर्धन्य नौ की जगह पर नौ और नौ की जगह मूर्धन्य नौ का प्रयोग होता है। कवन, गणपति, पाणी। तीसरी विशेषता है कि अपभ्रंश की जो कारकीय विभक्ति ही है वह ही हो गई है। अपभ्रंश से ही ब्रजभाषा के प्रसर्ग निकल रहे थे। उपरी, परी, पै, केऊ, के, की, मझे, मांझ तो थे ही। इसके अलावे कुं, कहूं, ते, तो जैसे प्रसर्ग भी मिलते हैं। पांचवी विशेषता है, ब्रजभाषा के सर्वनामों से ब्रजभाषा के सर्वनाम अपभ्रंश के सर्वनामों से ब्रजभाषा के सर्वनाम विकसित हो रहे थे। हाउ, हां, मई, मैं, आई, ओ, तब से तू। सातवीं विशेषता है, ब्रजभाषा के क्रिया रूप भी अपभ्रंश से ही निकले हैं। मसलन दिन्नी, दिन्ही, चुकई, चुकियो, गावई, गावे। मध्यकाल में ब्रजभाषा शिखर पर पहुंच गई थी। मध्यकाल का मतलब है भक्तिकाल और रीतिकाल। भक्तिकाल में तुलसीदास ने रामज्ञा प्रश्न, दोहावली, कवितावली, गीतावली की रचना ब्रजभाषा में की है। जबकि तुलसीदास को मुख्य रूप से माना जाता है अवधी के कवि। वजह है कि रामचरितमानस जो लिखी गई है वह अवधी में है। तुलसीदास अपना दुखड़ा ब्रजभाषा में यूं व्यक्त करते हैं, धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जोल्हा कहो को, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहव, काहू की जाति बिगाड़ न सो। बावजूद इसके ब्रजभाषा का सबसे जो निखरा हुआ रूप है जो मिलता है साहित्य के स्तर पर, वह सूरदास के सूर सागर। सूरदास ब्रजभाषा के अग्रदूत कहे जाते हैं। उन्होंने इस भाषा को जो गौरव प्रदान किया, इसकी वजह से ब्रजभाषा अपने युग में काव्य भाषा के राज सिंहासन पर आसीन हो सकी थी। सूर की ब्रजभाषा में चित्रात्मकता, अलंकारिता, भावात्मकता, सजीवता, प्रतीकात्मकता और बिंबात्मकता पूर्ण रूप से विद्यमान है। संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रचुर प्रयोग करने पर भी उनकी मूल प्रवृत्ति ब्रजभाषा को सुंदर
और सुगम बनाए रखने की ओर थी। सूरदास ने विनय, वात्सल्य, श्रृंगार, प्रकृति सौंदर्य, जीवन के विविध पक्षों संबंधी पदों की रचना की और ब्रजभाषा को समृद्ध किया। जब वे बाल क्रीड़ा, गोपियों से छेड़छाड़ संबंधी पदों की रचना करते हैं तो वे तद्भव शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। यशोदा हरि पालने झुलावे, मेरे लाल को आऊ न दिया, काहे न आने सुलाभ। जब वे सौंदर्य वर्णन करते हैं तो तत्सम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। शोभा कहत कहीं नहीं आवे, सजल मेघ घनश्याम सुभग बपु, तड़ित वसन मन मार। सूरदास के अलावे अष्टछाप के अन्य कवियों ने भी ब्रजभाषा को स्थिरता प्रदान की है, जैसे नंददास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास आदि। मीराबाई के काव्य की भाषा प्रधानतः राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा है। रसखान की काव्य भाषा शुद्ध, परिमार्जित एवं साहित्यिक ब्रजभाषा है। धूरी भरे अति शोभित श्याम जो, वैसी वनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग, पैजनी वाजती पीरी कचौटी। कृपाराम की जो हित तरंगिणी है उसकी भाषा ब्रजभाषा है। केशवदास कवियों में सर्वप्रथम ऐसे कवि हैं जिन्होंने ब्रजभाषा में मुक्तकों के साथ साथ प्रबंध काव्य की रचना की। रामचंद्रिका खासतौर से उल्लेखनीय प्रबंध रचना है उनकी। मुक्तक में रसिक प्रिया और कवि प्रिया प्रसिद्ध हैं। चिंतामणि, मतिराम, देव, पद्माकर, तोष, भूषण, घनानंद, भिखारीदास, बिहारी, रहीम, रसनिधि, वृंद आदि कवियों ने ब्रजभाषा को समृद्ध किया है। यहाँ तक कि तुलसीदास ने ब्रजभाषा का सहारा लिया। कुछ कवियों की कविताओं का उदाहरण देख सकते हैं। बिहारी का ब्रजभाषा पर असाधारण अधिकार था। उनको शब्द और वर्ण के स्वभाव की परख थी। वे शब्द को मांझने, चमकाने, मोड़ने और संवारने की कला में सिद्धस्त है। उनके एक पद की पंक्तियां देखिए। देखत बने न देखिबो, अन देखै अकुलाई, इन दुखिया अखियन को सुख सिर जोई नाही। वृंद के सरस पद हैं। आयो अशंत वसंत समय, निज कंत विदेश दिगंत लियो है, वागनी वागनी कोकिल कोकी, वियोगनी कौन दुख घोर दियो है। घनानंद की पंक्तियां आप देख सकते हैं। रावरे रूप की रीति अनु, नयो नयो लागत जो जो निहारिये, क्यों इन आखिन बानी की अनोखी, अघानी कहूं नहीं आन तिहारिये। यहाँ तक कि प्राचीन ब्रजभाषा गद्य, खड़ी बोली गद्य की अपेक्षा अधिक विकसित और वैविध्यपूर्ण है। धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों के साथ ज्योतिष, इतिहास, भूगोल, गणित, धनुर्वेद आदि विषयों का प्रतिपादन ब्रजभाषा गद्य में हुआ है। आधुनिक युग में भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमगन की काव्य भाषा ब्रजभाषा है। द्विवेदी तक युग तक आते आते ब्रजभाषा अपना साहित्यिक आसन खो देती है। वैसे द्विवेदी युग में जगन्नाथ दास रत्नाकर, सत्यनारायण कवि रत्न ब्रजभाषा का इस्तेमाल करते हैं। ब्रजभाषा की जो विशेषताएं हैं अगर देखें तो ब्रजभाषा में 12 स्वर मिलते हैं। ए और औ का उच्चारण ए, आओ की तरह होता है। मध्य और अंत में हौ का लोप हो जाता है। शाहूकार शाहूकार हो जाता है। वहु वहु हो जाता है। ना का लौ और लौ का ना, नंबरदार लंबरदार हो जाता है। बाल्टी बांटी हो जाता है। उकारांतकता या औकारांतता की प्रवृत्ति मौजूद है। घोड़ो, छोड़ो, मेरो। संयुक्ताक्षर में द्वित्व की प्रवृत्ति मिलती है। द्वादशी, दासी, खर्च, खच्चू। कर्ता के नए रूप में मिलता है। वर्तमान कालिक कृदंत रूप ता, तो प्रत्यांत होते हैं। भारत, भारतु। वर्तमान काल की सहायक क्रियाओं में हूं के लिए हों, हो के लिए हों खास तौर से उल्लेखनीय है। इस तरह से आप
ब्रजभाषा का एक सामान्य जो रूपरेखा है, उसके विकास का जो तौर तरीका है, वह हमने आपको बताया। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और देखें। आगे जो विभिन्न तरह की जो प्रतियोगिताएं हैं उससे संबंधित हम लोग बातचीत करते रहें, उनके विषयों पर बातचीत करते रहेंगे और इसको सहजता से समझने का प्रयास करेंगे। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई।